नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वैचारिक पृष्ठभूमि पर। और ये वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत एक टॉपिक है, एक वाद है जिसका नाम है मार्क्सवाद। तो मार्क्सिज्म पे हम चर्चा करेंगे। मार्क्सवाद जो मार्क्सवाद थ्योरी है, इस पे हम चर्चा करेंगे। ये एक दर्शन है, एक मत है, और इस मत के अंतर्गत एक बहुत ही बड़े जनसमूह को इसमें बतलाया गया, इसको रखा गया। और ये जो समस्या है वो आपको यहाँ पे इसमें उद्घाटित करेंगे हम। परीक्षा में आने वाले प्रश्न और जो साहित्यकार हैं या विचारक हैं उनके कथन, दोनों ही स्थितियों परिस्थितियों पे चर्चा करेंगे। पूरी तरह से आपको सभी प्रकार की परिभाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो प्रारंभ करते हैं मार्क्सवाद पे संबंधित जानकारी। सबसे पहले हम प्रश्न पे चर्चा करेंगे कि मार्क्सवाद का प्रारंभ कब से होता है। तो मित्रों, 19वीं सदी के बाद से ये प्रारंभ होता है। 18वीं सदी, 17वीं या 16वीं, चार ऑप्शंस में से आपको एक उत्तर चुनाव करना है। बिल्कुल सही 19वीं सदी ही है। तो मित्रों, मार्क्सवाद का प्रारंभ कब से हुआ? 19वीं सदी के प्रारंभ से ही इसको माना जाता है कि ये जो थ्योरी है इसको अप्लाइड माना जाता है। पुनः देखते हैं सही उत्तर आपको बताना है दूसरे नंबर प्रश्न में कि मार्क्सवाद को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता। अब देखिए, मार्क्सवाद पर थोड़ी सी चर्चा परिचर्चा भी करेंगे। मार्क्सवाद थ्योरी क्या थी? सबसे पहले हम इन चार विकल्पों में से एक की चयन करेंगे कि प्रगतिवाद, साम्यवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या फिर पूंजीवाद। तो इसमें से एक विकल्प नहीं है जो कि मार्क्सवाद के से संबंधित है, बाकी सारे संबंधित है। तो डी ऑप्शन होगा पूंजीवाद। ये जो प्राइवेटाइजेशन है या पूंजीवादी जो विचारधारा है, जिसमें ये माना गया कि इसमें गरीब और अमीर होता जा रहा है, ऐसी थ्योरी इसकी एक सामान्य विवेचना हमने की। प्रगतिवाद, क्योंकि भारतीय साहित्य जो है हमारा हिंदी साहित्य, तो जो मार्क्स थ्योरी है या मार्क्स जो वाद है, ये प्रगतिवाद 1936 से ही प्रारंभ माना जाता है। फिर वो कविता चाहे छायावाद की हो, छायावाद का जो उत्तर जो छायावादी काल है जिसमें प्रगतिवाद की विवेचना प्रारंभ होती है, उस प्रगतिवाद में जो कविता लिखी गई जिनमें समाज का जो निम्न वर्ग था, जो छोटा वर्ग था, वो छोटा वर्ग कौन था? वो भिक्षुक था, वो पत्थर तोड़ने वाली महिला जो इलाहाबाद के पथ पर निराला जी को मिलती है वो थी। कुकुरमुत्ता था जो गुलाब के सम्मुख अपने को क्लिष्ट मानता है, लेकिन फिर भी विशेष अपने आप को उद्घाटित करने का प्रयास करता है। वो समाज का वर्ग जो छोटा वर्ग है, लेकिन प्रतिष्ठापना जिसकी की गई, ये कवियों का जो दृष्टिकोण था, अब उस छोटे व्यक्ति, छोटी वर्ग या निम्न वर्ग, निम्न जाति के ऊपर भी जाता है। तो इस प्रकार से मार्क्सवाद और जाति प्रथा दोनों में ही अंतर है। अगर हम अंबेडकर के सिद्धांत की बात करें, लोहिया के सिद्धांत की बात करें, तो वो अलग है, लेकिन मार्क्सवाद जो मार्क्स थ्योरी है वो अलग है। ठीक है। तो इसके बाद अब साम्यवाद, ये प्रगतिवादी विचारधारा हो गई। साम्यवाद पे चर्चा करेंगे। तो मित्रों, साम्यवाद क्या है? समानता। समानता किसमें? एक वर्ग है जो शोषक है, जो लोगों का खून चूसने का काम करता है, दूसरा शोषित जिसका खून चूसा जाता है। अब देखिए, सामान्य सी बात है, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। तो ये देखिए, कैपिटलिस्ट और अशिष्ट, देखिए सामान्य सा शब्द, यानी जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है वह भी कितनी सामान्य भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो इसलिए साम्यवाद है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, औद्योगिकरण की एक नीति या औद्योगिकरण का जो चौमुखी विकास हो रहा था, उसमें कौन पिस रहा था? वो छोटा आदमी जो सामान्य वर्ग का है, जो छोटे वर्ग का है, छोटी जाति का है। इन सब की स्थितियां और इन दोनों के इनके सिद्धांतों का पालन अंबेडकर, गांधी, जो बड़े बड़े राज्य है, राष्ट्र है, उन सब ने किया। और साम्यवादी जो विचारधारा है, सामंतवादी जो विचारधारा है, प्रथा है, यह हम इस समय चाइना की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसमें भी देख सकते हैं। तो इन तीनों पे ही चर्चा हुई। तीनों की बात करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कुछ मार्क्सवाद के प्रति कथन है, उनकी प्रवृत्तियां हैं। मार्क्सवाद के जनक ब्रिटिश समाजवादी एडम स्मिथ माने जाते हैं। सामाजिक संरचना की आर्थिक व्यवस्था करने वाला यह सिद्धांत हेगेल के द्वंद्ववादी पद्धति की आलोचना करता है। अब द्वंद्ववादी पद्धति क्या है? और यह समाज प्राकृतिक या शाश्वत अपरिवर्तनीय नहीं है। कौन सा कथन इसमें ऐसा है जो मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? एक कथन ऐसा है, और वो है यहाँ पे हमारे पास उपलब्ध विकल्पों में से ए ऑप्शन। जो एडम स्मिथ है मित्रों, एडम स्मिथ पूंजीवादी व्यवस्था के जनक माने जाते हैं। किसके जनक माने जाते हैं? पूंजीवादी व्यवस्था, ना कि मार्क्सवादी व्यवस्था के। मार्क्सवादी व्यवस्था के जनक कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। 1818 में उनका जन्म हुआ। 1886 शायद अनुमानतः उनकी मृत्यु हुई, लेकिन जन्म उनका 1818 में। तो उनकी जो थ्योरी है
वो अप्लाई कब हुई, उन्होंने बड़े परिवर्तन करने के प्रयास किए, समाजवादी माने जाते हैं, समाजवाद से अनुप्राणित उनकी थ्योरी है और समाजवाद के बहुत अच्छे आलोचक या दार्शनिक के रूप में उनको रखा गया है। और एडम स्मिथ जो है वो पूंजीवाद के प्रणेता है। अब देखिए आर्थिक व्याख्या करने में समाज की आर्थिक व्याख्या क्या है? आर्थिक व्याख्या वही जो धन अर्जन है उसमें सब लोग लगे हुए हैं, रोटी पानी सभी को चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान जैसी स्थितियां सबको चाहिए, और इसी स्थितियों में एक वर्ग है जो समाज का सर्वहारा वर्ग है, जो ऊपर रहता है यानी शोषक रहता है, जो समाज के जो छोटे वर्ग हैं उनको काम देता है और उनका खून चूसने का काम करता है। तो ये स्थितियां हैं। इसी आर्थिक स्ट्रक्चर को उन्होंने साम्यवादी बनाने के प्रयास किया। सिद्धांत जो है वो हेगेल के द्वंद्ववादी पद्धति की आलोचना भी करता है, बिल्कुल ठीक बात है। और समाज का जो है वो प्राकृतिक या शाश्वत है, अपरिवर्तनीय नहीं है, ऐसा भी यहाँ पे बताया गया। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कार्ल मार्क्स का जन्म मैंने आपको बताया, सी ऑप्शन होगा बहुत सामान्य सा। और मृत्यु उनकी 1883, जी हाँ कीजिएगा, 1883 में उनकी मृत्यु हुई। दास कैपिटल उनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। दास कैपिटल जिसको मार्क्स की थ्योरी में या सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स को बहुत बेहतर तरह से बताया गया। हमारा हिंदी साहित्य है, हम हिंदी साहित्य में ये उतना विशेष योगदान नहीं मानेंगे क्योंकि जो सिलेबस है उसको बहुत ज्यादा ब्रॉड तरीके से भी पढ़ा जा सकता है और हम परीक्षा के में जो उपयोगी है वो भी पढ़ करके काम चला सकते हैं। तो यहाँ पे मार्क्स की थ्योरी हिंदी साहित्य के लिए जो बात होगी उसमें इतना ही है कि जो समाज का जो हमारी जो हिंदी साहित्य है उस पर प्रभाव इसका कब से पड़ा, और वो 1936 से 1935 से पड़ता है। 1936 से 1943 का युग है, प्रगतिवाद माना जाता है। अब देखते हैं मार्क्सवाद में जो थ्योरी थी वो समाज को किस प्रकार से प्रभावित करती है, हिंदी साहित्य को किस प्रकार से प्रभावित करती है। मार्क्स के अनुसार मूल्य वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार मार्क्स के द्वारा वस्तु की उत्पत्ति के 4 अंगों में नहीं है। देखिए 4 अंग बताए गए, जो मूल्य वृद्धि है, जो वैल्यू फ्लक्चुएशंस हैं। अब इस समय वर्तमान समय की बात कर लेते हैं तो आर्थिक मंदी जैसी स्थिति आई, आर्थिक मंदी पर भी मार्क्स की थ्योरी काम करती है। पूंजीवादी व्यवस्था इस समय प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसी स्थितियां हैं, इसमें भी मार्क्सवादी सिद्धांतों का रूप आता है। और जो हमारी चीन की अर्थव्यवस्था उसमें तो तमाम प्रकार का हम जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं मार्क्स की थ्योरी वह वर्तमान प्रासंगिकता के कोटि के अंतर्गत आती है, इसलिए बहुत आवश्यक भी है। अब देखिए इसमें सही उत्तर होगा डी ऑप्शन। मूल पदार्थ जो कच्चा माल है, स्थूल साधन और श्रमिक का श्रम, 3 सिद्धांत उसके अंतर्गत आते हैं, उत्पादन नहीं आता। चौथा सिद्धांत उनका जो उस थ्योरी में है वो मूल्य में वृद्धि। अब देखिए जो थ्योरी है उसमें क्या बताया गया कि जो मूल पदार्थ है, कच्चा मटेरियल है, जो कच्चा माल है वो हमारे किसान उसको उगाते हैं, स्थूल साधन उनको ले जाने के लिए स्थूल साधन है कुछ, और श्रमिक का श्रम है। और इसके बाद में जो वैल्यू है, जो मूल्य है, उसमें वृद्धि उतार चढ़ाव, किस प्रकार से उसकी लागत को पूरी तरह से उसको पहुंचाने का काम करेंगे, इन सब पे चर्चा की गई और बताया गया कि समान काम समान वेतन। मैं प्रश्नों के माध्यम से समझा रहा हूं लेकिन आपको इतनी बारीक से बारीक बातों के बारे में हम जानकारी उपलब्ध कराएंगे कि आपको कोई प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो मार्क्स थ्योरी में क्या कहा गया कि समान कार्य समान वेतन, यह भी सिद्धांत उसके अंतर्गत आता है। यह समाजवादी व्यवस्था को पुरजोर समर्थन करता है। पूरी तरह से देखें तो 100% मार्क्स की थ्योरी सही नहीं है, लेकिन कहीं हद तक उसमें समाज के इस निम्न वर्ग को प्रतिष्ठित करने का या समाज के लोगों की नजर में लाने का काम करता है। बिल्कुल मार्क्सवाद का प्रारंभ भारतीय साहित्य में किस काल से माना जाना चाहिए? मैंने आपको बताया प्रगतिवाद, सी ऑप्शन होगा। प्रगतिवाद से इसका एक और कारण था, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना हो चुकी थी, तो इसलिए वहां से भी इसको माना जाता है। छायावाद की प्रेम परक रहस्यवादी कविताएं अब पढ़ करके थकन हो गई थी। दूसरा विश्व युद्ध भी प्रारंभ हो गया था। तमाम प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां हैं जो भारतीय साहित्य में, हिंदी साहित्य में 100 वर्ष के बाद में मार्क्स की थ्योरी को लेकर के आती हैं। उनमें उदय पत्रिकाओं का भी है, साहित्य का विस्तार भी है और तमाम प्रकार की विचारधारा है। भारतीय साहित्य में मार्क्सवादी युग का आरंभ कब से माना जाना चाहिए? जो मैंने आपको बताया, सी ऑप्शन होगा। जी हाँ, थोड़ा 2 बार प्रश्न हो गया, माफी चाहते हैं। मार्क्स के ने, अब देखिए कथन, ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कथन परीक्षाओं के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे पूछते हैं। हमने ऐसे ही प्रश्नों का चुनाव भी यहाँ पे किया हुआ है। मार्क्स ने उस सर्वग्राही पूंजीवाद के खिलाफ दार्शनिक तरीके तर्क रखे जिसने पूरी मानव सभ्यता को गुलाम बना दिया। जी हाँ, अब ये मानव सभ्यता को गुलाम बनाने वाली जो स्थितियां थी उसी पूंजीवादी सर्वहारा या सर्वग्राही वर्ग जो है उसके दार्शनिक तरीके को तर्क संगत विवेचित किया।
सही उत्तर जो होगा डी ऑप्शन होगा, फ्रांसिस व्हीन का कथन है। अब यहाँ पे फ्रायड, स्मिथ, अल्ब्रेक्ट, रिसल और फ्रांसिस व्हीन में से चौथा ऑप्शन ही सही होगा। इन्होंने कहा कि मार्क्स के प्रतिष्ठित जीवनी लेखक ब्रिटेन के फ्रांसिस व्हीन हैं। अब ये मार्क्स की थ्योरी लिखते हैं, मार्क्स की जीवनी लिखते हैं। मार्क्स की जीवनी लिखने के लिए हमारे साहित्य के बहुत महत्वपूर्ण घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता राहुल सांकृत्यायन जी हैं, वो भी इनकी थ्योरी लिखते हैं, इनकी जीवनी लिखते हैं। लेकिन ये कथन जो कहा वो फ्रांसिस व्हीन ने कहा। भूमंडलीकरण के पहले आलोचक थे मार्क्स। देखिए बहुत अच्छा कथन है, भूमंडलीकरण के पहले आलोचक थे मार्क्स। उन्होंने दुनिया में बढ़ती गैर बराबरी के प्रति चेतावनी दी थी। सही उत्तर जो होगा सी ऑप्शन होगा, अल्ब्रेक्ट रिसल, इन्होंने इस कथन को कहा। इसमें भूमंडलीकरण शब्द की चर्चा भी की गई, ग्लोबलाइजेशन जैसी शब्द की भी बात यहाँ पे की गई। 10 नंबर की चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न नहीं, अब कथन है, कथनों के माध्यम से हम इसकी विवेचना करेंगे। तो दोनों ही माध्यमों से, दोनों ही सिद्धांतों से हम इसकी चर्चा करते रहेंगे। मार्क्सवाद उन आर्थिक, राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांतों का समुच्चय है जिन्हें 19वीं 20वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, व्लादिमीर लेनिन तथा साथी विचारकों ने समाजवाद के वैज्ञानिक आधार की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया। बहुत बार हम मार्क्स थ्योरी करते रहते हैं हिंदी साहित्य में, लेकिन जब हम संपूर्ण बातों को जान सकेंगे तब हम जानेंगे कि किस प्रकार से यह वर्ग समुदाय, वर्गहीन समाज की परिकल्पना करता है। कल हमने लोहिया दर्शन में भी पढ़ा और वह भी इस सिद्धांत के पूर्णता समर्थक रहे। अम्बेडकर जो जाति पात की चर्चा करते हैं, आरक्षण की चर्चा करते हैं, वह भी सिद्धांत के समर्थक रहे। तमाम क्षेत्र जो है, तमाम सारा वर्ग जो है, जो इस त्रासदी से, समस्याजनक स्थितियों से जूझता रहा, उस सब ने मार्क्स की थ्योरी को स्वीकार करके साम्यवादी विचार पर अपना मत प्रस्तुत किया। तो इसमें क्या है, 19वीं से 20वीं शताब्दी नाम आता है कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स और व्लादिमीर लेनिन के साथ ही विचारकों ने समाजवाद के वैज्ञानिक आधार की पुष्टि की। अब समाजवाद का आधार कैसा था? वैज्ञानिक आधार था। मार्क्स का यह सिद्धांत हेगल के द्वंद्ववादी पद्धति की आलोचना करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। दुनिया के पैमाने पर अमीर गरीब देश बनते जाते हैं, देशों के पैमाने पर अमीर गरीब लोग। अब देखिए ये अच्छा कथन है। मैंने आपको बताया कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। दोनों में साम्यवादी स्थितियां लाने के लिए इस थ्योरी का गठन किया गया और सत्ता इन्हीं प्रभावशाली वर्गों के व्यापारिक और सामाजिक हितों की रक्षा का काम करती है। पूंजीवादी अपने उत्पादन और अपने कार्यक्षेत्र में वृद्धि, अपनी धनार्जन करने के लिए लगा हुआ है और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए गरीब। मार्क्सवाद ऐसे समाज का स्वप्न दिखाता है जहां मुनाफे की जगह यह अंधी हवस ना हो। अब मुनाफे की अंधी हवस, जहां पे सिर्फ और सिर्फ फायदा देखा जा रहा है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ अपना आर्थिक जो लाभ है उसकी ही चर्चा की जा रही है, जहां आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रक्रियाएं समानता की ओर अग्रसर होंगी। यानी समाजवाद का यह नारा हो सकता है, समाजवाद का यह नारा हो सकता है कि शांति जो है वह समाज और समृद्धि, जी हाँ, शांति, समाजवाद और समृद्धि। तो ये समाजवाद का नारा है या मार्क्सवाद का नारा इसको कह सकते हैं, जिसमें इस प्रकार की चर्चा की जाएगी। पर्यावरण की उस हद तक लूट की जाती है। अब देखिए यहाँ पे प्रकृति को भी आड़े हाथ लेकर के मार्क्सवादी थ्योरी कहती है कि पर्यावरण की उस हद तक लूट की जाती है जहां जमीनें बंजर होती जाती हैं, नदियां सूखती जाती हैं और जंगल तबाह होते जाते हैं। मुनाफा ही सब कुछ है। किसी भी का चिंतन पर्यावरण के प्रति नहीं जाता। जमीन का जितना और ज्यादा शोषण किया जा सके, भूमि का जितना भी ज्यादा शोषण किया जा सके, लाभ प्राप्त किया जा सके, वह सब कुछ। यहाँ पे गांधी जी के सिद्धांत की एक चर्चा करूंगा कि हम धरती से अथाह संपत्ति ले सकते हैं और इसी में अपने जीवन की अपनी कब्र भी खोद सकते हैं। तो दोनों का ही यहाँ पे योगदान रहा। मैंने एक सार को अपने शब्दों में बताने का प्रयास किया, पुनः प्रयास करते हैं। पूंजीवादी के पिता एडम स्मिथ के वेल्थ ऑफ नेशन से उलट मार्क्स का मानना था कि बाजार को चलाने में किसी अदृश्य शक्ति की भूमिका नहीं होती। समाज या बाजार को चलाने में किसी अदृश्य शक्ति की भूमिका नहीं होती। बहुत अच्छा कथन है। इस कथन के साथ में हमारी मार्क्स थ्योरी में और भी बातों की चर्चा करेंगे। दुनिया के मजदूरों एक हो, तुम्हारे पास खोने के लिए अपने जंजीरों के सिवा कुछ नहीं। और मजदूरों की ऐसी स्थिति है जिसमें बंधुआ मजदूरों की भी स्थिति एक समय तक रही। बंधुआ मजदूरों पर भी उन्होंने अपने कयास लगाए, अपनी परिस्थितियां बतलाई। तो दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए अपने जंजीरों के सिवा कुछ नहीं। क्रांतियां इतिहास का इंजन होती हैं। पूंजी मृत श्रम है जो पिशाच की तरह है, जो केवल श्रम चूस कर ही जिंदा रहता है और जितना अधिक जीता है उतना श्रम चूसता है।
ये श्रम चूसक जो यंत्र हैं, ये जो यांत्रिक स्थितियां हैं, जो यंत्रवाद है या फिर जिसको हम औद्योगिकरण की नीति कहते हैं, वह क्या करता है, श्रम चूसता है और श्रम चूस करके ही जिंदा रहता है। ऐसे पूंजीपतियों को वो पिशाच की भूमिका के अंतर्गत रखते हैं। समाज व्यक्तियों से मिलकर नहीं बनता, बल्कि उनके अंतर संबंधों का योग होता है। इन्हीं संबंधों के भीतर ये व्यक्ति खड़े होते हैं। ये साम्यवादी परिचायक है, जबकि कंजूस मात्र एक पागल पूंजीपति है। पूंजीपति एक तर्कसंगत कंजूस है। तर्कसंगत कंजूस कहा गया, देखिए ये कितनी हास्यास्पद बात है, लेकिन जो उद्देश्य है वो कितना सार्थक है। पूंजीपति को तर्कसंगत कंजूस कहकर संबोधित करते हैं। अमीर गरीब के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनसे उनके ऊपर से हट नहीं सकते। अमीरों का जो उनके प्रति एकाधिकार रखना, ये उनके सबसे विशिष्ट नीति है, जो वह नहीं त्याग सकते। सिर्फ सारे कार्य कर सकते हैं। बहुत सारी उपयोगी चीजों के उत्पादन का परिणाम बहुत सारे बेकार लोग होते हैं, और बेकार लोग यही निम्न वर्ग को सूचित करते हैं। बार बार वो यही अभिव्यंजना करते हैं। तर्कों में कोई भी क्लेश नहीं है, तर्कों में इतनी सशक्त बातें हैं। यह एक बड़े क्रांति के परिचायक है। पूरा यूरोप उनकी क्रांति से फला और फलीभूत हुआ, और विश्व स्तर पर एक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति का नाम कार्ल मार्क्स है, और बहुत सारे लोगों ने इसको स्वीकार भी किया। समाज में पूंजी स्वतंत्र और व्यक्तिगत है, जबकि जीवित व्यक्ति आश्रित है और उसकी कोई व्यक्तिगता नहीं है। तो मित्रों, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं प्रभात मिश्रा गुरुचेला एकेडमी में आपकी सदैव इसी प्रकार से स्थितियां परिस्थितियां बतलाता रहूंगा। हिंदी साहित्य से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे जुड़े। कॉन्टेक्ट नंबर सामने लिखा हुआ है। लाइव क्लास और पीडीएफ के लिए आप हमसे सदैव जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर हमारे चैनल से जुड़े रहें। स्वागत है आपका।